हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा हिस्ट्री। आज हमारा 7वां चैप्टर राज्य से साम्राज्य, हम इसको कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के रूप, देखो रोशन जो है वो एक पैसा लेता है, उसमें देखता है कि जो पैसे होते हैं उस पर चित्र वगैरह बना है शेरों का। तो जब वो लेके जाता है किसी के पास तो उसको लोग समझाते हैं इसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है और फिर इसको काट कर पत्थरों पे बनाया गया और उन्हें हम फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था, ऐसा रोशन को समझाया जाता है। इतिहास। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई मतलब क्या थे, स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेख क्या लिखा है, समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करती थी उनके उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। किसकी मदद से की थी? चाणक्य की मदद से, जिनको हम कौटिल्य भी कहते थे, उनके मदद से की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक, आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी है, तो ये चाणक्य के हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य जो था उसमें बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। ठीक है, तक्षशिला जो था। दूसरी तरफ उज्जैन जो था उत्तर भारत से दक्षिण भारत के जाने की तरफ का ये रास्ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते होंगे। नगर जो था, नगर वाला क्षेत्र। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव में बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर देखो अच्छे से फल फूल संग्रहण हो जाता था, जानवरों का शिकार करके लोग जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग बोलेंगे, एक जैसा तो बोलेंगे नहीं वो। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। जैसे अभी हमारा साउथ इंडियन फूड देखो चेंजेस है ना, तो इस तरह पोशाक भी, कपड़े भी चेंजेस होते हैं, तो इसी तरह पहले भी था। साम्राज्य से कैसे भिन्न हुआ? देखो राज्य जो होता है बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़े बड़े सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राज्यों की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इन्हीं कारण से बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होने लगी। ठीक। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से, मतलब बहुत जगह पे इन्होंने अपना कब्जा किया था और अलग अलग जगह पे, जैसे अभी यहाँ का मान लो राजा हो गए मोदी जी। अब ये हर जगह तो जाके कर नहीं पाएंगे, तो हर जगह पे अपना एक एक सांसद बनाए हैं। फिर ऐसे मान लो वो हो गया आपका आपका स्टेट हो गया, हमारा यहाँ पे सीएम हो गए, ठीक है, कोई भी योगी जी हो गए यहाँ पे, फिर अलग अलग विधायक को बना के बैठे हुए हैं। तो इस तरह से उस टाइम पे भी आके अलग अलग नियुक्त करती थी। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सीधा किसका नियंत्रण होता था? राजा का होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव शहर के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा जिन अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको क्या करते थे? सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे और राजा की जासूसी का काम करते थे। मतलब अधिकारियों की क्रियाकलाप का नजर रखते थे कि अधिकारी कहीं मतलब कि घोटाला वगैरह तो नहीं कर रहे जैसे आजकल के लोग कर रहे हैं। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार के वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पे नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र पर इन क्षेत्र मतलब पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बना दिया जाता था, यानी गवर्नर बनाकर भेज देते थे। ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं, नियमों को ही माना जाता था। मतलब वहाँ के लोग जैसे आप वैसे ही मानोगे ना, नहीं मानोगे तो ऐसे ऐसे कैसे आपको वहाँ कोई रहने देगा उस एरिया में। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें जो संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए फेमस था, दक्षिण भारत किसके लिए फेमस था? सोने के लिए। किससे? सोने के लिए, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संसाधन नजरानों के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ये सब संसाधन किसके रूप में? नजराने।
देखो और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे जहाँ पे रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों की हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाके दे। अब जो जंगल में रहते थे उनसे यही उम्मीद करेंगे ना। अब नजराना क्या होता था, जहाँ जो टैक्स होता था नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना जो था अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता। जब भी संभव हो मतलब कि नजराना को हम इकट्ठा कर सकते थे। नजराना विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों को लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। एक चीज याद रखिएगा, आपसे एक चीज पूछेगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका नामक पुस्तक की। और मेगास्थनीज मतलब किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था तो उसने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से, हेलेना जिसको बोलते थे। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वो अपनी बेटी का देख रेख करने के लिए सेल्यूकस निकेटर किसको भेजा? मेगास्थनीज अपने राजदूत को। मेगास्थनीज यहाँ रह के क्या किया? उसने क्या किया? यहाँ पे इंडिका नामक पुस्तक लिखा, उसमें सब कुछ मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। अशोक एक अनोखा सम्राट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक जो थे ना वो बहुत अनोखे सम्राट थे। मौर्य वंश में जो अशोक सम्राट थे वो बहुत प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मतलब कि वो अभिलेख जैसे एक बॉक्स हो गया, अभी भी आप देखे होंगे गाँव में मंदिर होगा जो बहुत पुराना, उस पर नाम उम सब कुछ लिखा होगा, तो इस तरह अभिलेख भी लिखा जाता था। एक पत्थर होता था, उसी पे लिखवाया जाता था। अशोक के ज्यादातर, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। किसमें? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अशोक का कलिंग युद्ध, देखो अशोक जो है ना, कलिंग यानी अभी जो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, उसका प्राचीन नाम कलिंग था। इस अशोक ने ये लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब ये लड़ाई लड़ा तो इतनी लोगों की जान चली गई, इतना ज्यादा खून खराबा देखा उसने। उसके बाद उसका मन जो है वो खराब हो गया। उसके बाद उसने निर्णय लिया कि वो युद्ध मतलब कि पूरे अपने भविष्य में कभी भी क्या नहीं करेगा, कभी जिंदगी में वो युद्ध नहीं लड़ेगा। और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के धर्म, देखो अशोक का धर्म क्या था, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे से मतलब शिक्षा देते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, वैसे भी अशोक का कर्तव्य था कि वो अपनी शिक्षा मतलब प्रजा को अच्छे निर्देश दें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी थे। कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते थे। अशोक ने ये सब महसूस किया और फिर उसके बाद इसका निदान मतलब इसका निदान किया। उन्होंने सोचा कि इसका निदान करना मेरा कर्तव्य, इसलिए उन्होंने धम्म महामात, देखो धम्म महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की। आपसे पूछेगा धम्म महामात नामक चीज जो अधिकारी की नियुक्ति की थी वो क्या करते थे? वो जगह जगह जाके धम्म की शिक्षा देते थे, मतलब गलत सही का। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने कई संदेश स्थानों, शिलालेख, स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को ये निर्देश देते थे कि वे राजा के संदेश को पढ़कर सुनाए, जो मतलब पढ़ नहीं पाते थे, जो अनपढ़ होते थे। अशोक ने धम्म विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में भेजा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने इस काम के लिए कहाँ पे भेजा था? याद रखिएगा, उन्होंने ये भेजा था वो श्रीलंका में। उन्होंने कई सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके लिए अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। मतलब मनुष्यों की तो की, साथ साथ में जानवरों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की। ये देखिए ब्राह्मण लिपि, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जैसे देखो लिपि आरंभिक में ऐसे बनाया जाता था, आरंभिक ब्राह्मी। देवनागरी में ऐसे बनाया जाता है, बांग्ला में ऐसे बनाया जाता है, मलयालम में ऐसे, तमिल में इस तरह से बनाया जाता है। तो ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।